हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो अपन लोगों ने एक दिन स्टडी किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स acting on a system, according to Newton's second law of motion, external force acting on a system is equal to the rate of change of linear momentum of that system. तो अगर अपन बात करते हैं from Newton's second law of motion, from Newton's second law of motion, तो Newton's second law of motion क्या बोलता है? External force acting on system is equal to the rate of change of linear momentum of that system. तो किसी भी सिस्टम पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो उस सिस्टम के मोमेंटम का टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज है उसके इक्वल होगा। अरे डी डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो क्या होगा? If external force acting on system is zero, means there is no external force, that is external force system पर कोई भी नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? जीरो। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, इट्स मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस dt को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? dp क्या हो जाएगा? जीरो। बोले तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो होने का मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ ps विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, इसका मतलब ये चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब क्या निकला? इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, इट्स मींस इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम then its momentum remains constant, means remains same, means remains conserved. तो अब ढंग से बोल दो, if external force acting on system is zero, then its momentum remains conserved. This is the law of conservation of linear momentum. अपन ने बोला लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। कंजर्व का मतलब सेम रहेगा, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन है सिस्टम का मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा, कब कंजर्व रहेगा, कब सेम रहेगा? जब सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये चीज कांस्टेंट नहीं होगी, तब ये चीज चेंज होगी और इसका जो रेट है वही किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या है। और नो डाउट एक्सटर्नल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स भी कोई ना कोई तो होगा। तो थोड़ा सा आज अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है, अरे सिस्टम क्या बना है, अरे सिस्टम क्या चीज होती है, आज इसको अपन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज ये एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है
बी, और पता लगता है ए और बी दोनों कोलाइड कर जाते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर करते हैं। तो जब ए और बी दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो पता लगेगा ए बी पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite in direction, and action and reaction force acts on different bodies। तो अगर A ने B पर फोर्स लगाया तो B भी A पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन, और ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन। तो अगर एक फोर्स B पे लगा तो दूसरा फोर्स A पे लगेगा, ठीक है। तो A और B दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, B को एज अ सिस्टम लेता हूं, मैंने B को एज अ सिस्टम लिया, मैंने बोला मेरे सिस्टम में केवल B ही एक बॉडी है। सिस्टम का मतलब आप एक तरह से अपन यूं भी बोल सकते हैं होम, घर। तो मेरे ये सिस्टम है, तो मेरे घर में केवल एक ही मेंबर है B। आपके सिस्टम में केवल एक ही बॉडी है, और जब मैं सिस्टम को होम बोल रहा हूं तो ये बॉडी B उसका क्या हो गया, मेंबर। तो मैंने बोला कि मैंने अगर B को एज अ सिस्टम लिया तो मेरे सिस्टम में केवल एक ही बॉडी है, तो ये जो बॉडी A है वो सिस्टम के बाहर की बॉडी है। बोले तो अगर मेरे घर में केवल एक मेंबर है B, तो A क्या है, घर के बाहर का मेंबर है, घर का मेंबर नहीं बाहर का मेंबर है। तो जब मैं B को एज अ सिस्टम लेता हूं तो A की वजह से B पर लगने वाला ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। मैं बोलूंगा घर के इस मेंबर पर बाहर के किसी दूसरे मेंबर ने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। तो भाई इस B पर बाहर से एक फोर्स लग रहा है, बोले तो मेरे B बोले तो सिस्टम, मेरे इस सिस्टम पर, क्योंकि मेरे सिस्टम में केवल B है, तो मेरे सिस्टम पर, मेरी इस बॉडी B पर बाहर से एक फोर्स लगा है, और ये फोर्स क्या करेगा, इस B बोले तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस सिस्टम का, इस बॉडी B का मोमेंटम चेंज कर देगा, क्योंकि इस पर बाहर से फोर्स लगा, और जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, इस B की वेलोसिटी चेंज करने की कोशिश करेगा, और वेलोसिटी चेंज होगी तो B का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं A को एक सिस्टम लेता हूं, मैं बोलता हूं मेरे सिस्टम में केवल एक ही मेंबर है A, मेरे सिस्टम में केवल एक ही बॉडी है A, तो ये B बाहर की बॉडी हो गई, बाहर का मेंबर हो गया। तो B ने A पर फोर्स लगाया, तो मेरे इस सिस्टम पर, बोले तो इस बॉडी A पर बाहर का कोई मेंबर, बाहर की कोई बॉडी फोर्स लगाती है, तो ये B की वजह से A पर लगने वाला ये फोर्स होगा, ये कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि मेरे घर में केवल एक ही मेंबर है A, और उस मेंबर A पर कोई बाहर का आदमी आके फोर्स लगा देता है, तो मैं बोलूंगा इस घर पे वाले मेंबर पर बाहर से कोई आकर फोर्स लगा, तो इस फोर्स को A पर B की वजह से लगने वाले फोर्स को मैं क्या बोल दूंगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, तो A का मोमेंटम भी चेंज हो गया, डेल्टा PA वेक्टर। लेकिन अगर मैं A और B दोनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लूं, बोले तो अब मेरे सिस्टम में दो मेंबर है A और B, क्योंकि दोनों को मिलाकर मैंने एक सिस्टम लिया। कहने का मतलब अगर मैं A और B को मिलाकर एक सिस्टम लेता हूं, बोले तो मेरा ये घर हो गया, और इस घर के ये दो सदस्य हो गए, दो मेंबर हो गए। अब ये दो मेंबर हो गए तो पता लगा अब A की वजह से B पर लगने वाला फोर्स और B की वजह से A पर लगने वाला फोर्स, अब ये दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्स। क्योंकि अपन बोलेंगे इस घर में दो मेंबर्स है और आपस में गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा कर रहे, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे, तो अपन बोलेंगे यार ये A और B तो एक ही घर के आदमी है, तो इनका अंदर का मामला इंटरनल मैटर है। तो अब A की वजह से B पर और B की वजह से A पर लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, इंटरनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कोई अलग टाइप के फोर्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम किसको ले रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सटर्नल इंटरनल हो जाएगा। अगर मैं B को एक सिस्टम लेता हूं, केवल B को एक सिस्टम लिया, तो इस B पर बाहर से A ने फोर्स लगाया, तो B पर A की वजह से लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा। A को सिस्टम लिया तो A पर भी बाहर से
किसी बी ने फोर्स लगाया तो बी की वजह से ए पर लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लूंगा तो ए की वजह से बी पर लगने वाला फोर्स इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि अब घर के मेंबर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इस सिस्टम की ही बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, तो ये इनका इंटरनल मैटर है। बी की वजह से ए पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। तो थोड़ी देर पहले तो ये एक्सटर्नल था, जब बी को सिस्टम लिया था, ए को सिस्टम लिया था तो ये एक्सटर्नल फोर्स था, लेकिन ए और बी दोनों को लेते ही ये क्या बन गए, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कोई नई टाइप के फोर्स नहीं है, ये आप पे डिपेंड करेगा आप सिस्टम किसको लेते हैं। सिस्टम में आप केवल एक बॉडी को सिस्टम ले सकते हैं, आप दो बॉडी मिलाकर सिस्टम ले सकते हैं, और आप चाहे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज को मिलाकर सिस्टम ले सकते हैं। बोले तो सिस्टम के अंदर एक बॉडी भी हो सकती है और मोर देन वन बॉडी भी हो सकती है। और जब अपन ने इन दोनों को मिलाकर सिस्टम बोला तो ये दोनों मिलाकर सिस्टम बोला तो ये दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्स, और इसका एक और नाम दिया जाता है म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस को अपन म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। म्यूचुअल बोले तो आपस में इस घर के मेंबर एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स कहलाएंगे, या इनको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। तो गौर फरमाना इस बी पर ए ने फोर्स लगाया तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ, बी ने ए पर फोर्स लगाया तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ। तो अगर मैं इस ए और बी को मिलाकर एक सिस्टम लूं, ए और बी को मिलाकर एक सिस्टम लूं और मैं बोलूं टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, सिस्टम के अंदर दो बॉडीज है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी बॉडीज है उनके मोमेंटम में चेंज का वेक्टर सम। तो अगर सिस्टम में दो बॉडीज है तो सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। और पता लगा, क्या पता लगा, ये मोमेंटम जो चेंज हो रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से लगने वाले फोर्स की वजह से चेंज हो रहे हैं। और पता लगा इस सिस्टम पर बाहर से किसी तीसरी बॉडी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये आपस में भिड़ झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई आकर न तो ए पर नहीं बी पर फोर्स लगा रहा है। तो अगर इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इस सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, जीरो। बोले तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा तो इस सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, इस सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, इसका मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब मैं इस सिस्टम के मोमेंटम की बात करूंगा तो इस सिस्टम का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इस सिस्टम में जितनी भी बॉडीज है उनके मोमेंटम का वेक्टर सम। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी। और पता लगा ये सम क्या है, कांस्टेंट। ये सम क्या है, कांस्टेंट। तो गौर फरमाना क्या कहना चाह रहा हूं, ए का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है, बी का मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है, बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों, अरे बी पर तो बाहर से फोर्स लग रहा है और बी पर बाहर से फोर्स लग रहा है तो बी का मोमेंटम चेंज होगा, ए पर भी बाहर से फोर्स लग रहा है तो ए का मोमेंटम भी चेंज होगा। इसका मतलब पीए वेक्टर चेंज होगा, पीबी वेक्टर चेंज होगा, लेकिन इनका सम चेंज नहीं होगा। बोले तो एक का मोमेंटम कम होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ताकि इनका सम क्या रहे, कांस्टेंट। लेकिन ये भी कब होगा, जब इस सिस्टम पर ए और बी पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ए और बी आपस में लगाते रहे लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहने का ये मतलब मत निकाल लेना कि सिस्टम की बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट है। मैंने पीए कांस्टेंट नहीं बोला है, मैंने पीबी कांस्टेंट नहीं बोला है। पीए कांस्टेंट कब होता है, जब बी ए पर फोर्स नहीं लगाता। पीबी कांस्टेंट कब होता है, जब ए
बी पर फोर्स नहीं लगाता। जब बी पर फोर्स नहीं लगता तो बी का मोमेंटम कंजर्व रहता, ए पर फोर्स नहीं लगता तो ए का मोमेंटम कंजर्व रहता। लेकिन इस सिस्टम की ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से इंडिविजुअली इनके मोमेंटम तो चेंज होंगे लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज आपके सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज है, n बॉडीज है, ये है बहुत सारी बॉडीज है और पता लग रहा है ये इनको मिलाकर एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम में बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, बोले तो इस पे बाहर से कोई नहीं लगा रहा, इस पर बाहर से कोई नहीं लग रहा, लेकिन इस पर ये सारी बॉडीज फोर्स लगा रही है। लेकिन इस पर इनकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। हाँ, इसको एज अ सिस्टम लेता तो इनकी वजह से लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता, तो इसके खुद के लिए तो इनकी वजह से लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। इस पर भी क्या हुआ, इस सिस्टम की दूसरी बॉडीज फोर्स लगाएगी, ये बोलेगा अरे मेरे पे दूसरी बॉडीज फोर्स लगा दी है, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब हर बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्सेस, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो हर बॉडी इस बॉडी पर इस सिस्टम की अदर बॉडीज फोर्स लगा रही है, तो हर बॉडी पर सिस्टम की अदर बॉडीज फोर्स लगा रही है, तो हर बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन इन बॉडीज पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, जीरो होगा। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, हर बॉडी के मोमेंटम में चेंज का वेक्टर सम, और ये वेक्टर सम निकलकर कितना आएगा, जीरो आएगा। और जब चेंज जीरो हो गया, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, सेम है। भैया चेंज जीरो, इसका मतलब चेंज तो कांस्टेंट हुई, और सिस्टम का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इसके अंदर जितनी भी बॉडीज है उनके मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। लेकिन ध्यान रहे ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इस सिस्टम की बॉडीज केवल आपस में फोर्स लगाएगी, बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। तो भाई अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम जीरो है, तो मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब आपने बोला कि इस बॉडी, इस सिस्टम की सारी बॉडीज के मोमेंटम का वेक्टर सम कांस्टेंट होगा। और अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो अपन क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे इनटू आइदर 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 2 डायमेंशनल है तो 2 में तोड़ेंगे, और 3 डायमेंशनल है तो 3 में तोड़ेंगे। बोले तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आप इस मोमेंटम का चाहे x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल, चाहे y डायरेक्शन में, चाहे z डायरेक्शन में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग x डायरेक्शन, तो जब सिस्टम का x डायरेक्शन में मोमेंटम निकाल रहे हैं तो ये मोमेंटम किसके इक्वल है, इन सब का वेक्टर सम। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, इन सब बॉडीज के x डायरेक्शन में मोमेंटम का सम आ जाएगा, और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सारी बॉडीज के y डायरेक्शन में मोमेंटम का सम आ जाएगा। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग z डायरेक्शन क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज है उनके मोमेंटम का z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका सम। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट, y में और z में। अब अगर एक्चुअल में थोड़ी सी बात करूं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत देर से कि यार सर ने तो जिस दिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टीच किया था उस दिन तो सर ने ये बोला था फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो उस दिन तो मैंने केवल बॉडी के हिसाब से बात की थी,
बॉडी के हिसाब से बात की थी, एक पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ही क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और थोड़ा सा मैंने यूं और बोला था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स आता है वो उस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, चाहे वो सिंपल एक बॉडी हो चाहे वो एक सिस्टम हो। मींस मैं एक चीज आपसे बोलूं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। मींस जब किसी बॉडी पर आप नेट फोर्स, किसी बॉडी या किसी सिस्टम पर जब आप नेट फोर्स देखोगे तो वो जो नेट फोर्स आता है वो किसके इक्वल आता है, सम ऑफ आर इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। ये एफ एक्सटर्नल बेसिकली क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। बाउंसर ही बाउंसर जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये ए था और ये बी था, ए ने बी पर फोर्स लगाया, बी ने ए पर फोर्स लगाया, ये तो आपस में फोर्स लगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस ए पर बाहर से भी फोर्स लगा दिया, ए पर बाहर से फोर्स लगा दिया, बी पर भी बाहर से फोर्स लगा दिया। हाँ, अगर मैं ए के हिसाब से बात करूं ना, ए के हिसाब से, तो ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, बी के हिसाब से बात करूं तो ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन इसके हिसाब से बात करूं तो केवल ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स है और ये दोनों इंटरनल फोर्स है। तो देखना, इस ए पर नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्या होगा, ए बोलेगा मेरे पर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक तो ये किसी पता नहीं बॉडी सी ने लगाया और एक ये जो बॉडी बी ने लगाया, तो ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। तो अगर ए को एज अ सिस्टम ले रहा हूं तो ये नेट फोर्स हो गया, और ये नेट फोर्स किसके इक्वल हुआ, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए। तो बोले तो एक तरह से ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल फोर्स ये, तो एक्सटर्नल फोर्स का सम हो गया। बी को एज अ सिस्टम लेता हूं, तो बी को एज अ सिस्टम लिया तो बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे, एक तो ये और ए की वजह से, तो बी पर भी नेट फोर्स क्या हुआ, उस बी के हिसाब से ये दोनों एक्सटर्नल है, उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम, तो ये ए पर लगने वाला फोर्स, ये बी पर लगने वाला फोर्स। तो अगर मैं सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स देखूं तो मैं बोलूंगा मेरे सिस्टम में कितने मेंबर, दो मेंबर, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी। तो भाई जब मैंने ए और बी मिलकर एक सिस्टम ले लिया तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम क्या होगा, ए पर लगने वाला फोर्स प्लस बी पर लगने वाला फोर्स, और ए पर लगने वाला फोर्स क्या है भैया, एफ ए डैश प्लस एफ ए बी, बी पर लगने वाला फोर्स एफ बी डैश और एफ बी ए वेक्टर। अब मैंने ए और बी दोनों को मिलाकर एज अ सिस्टम लिया, ठीक है ना। तो एक बात है, ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा, बी भी ऊपर ए पर उतना ही फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ बी ए वेक्टर इसको इधर ले आओ प्लस एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर सम कितना आ रहा है, 0। तो एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर दोनों का वेक्टर सम 0, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो 0 चला जाएगा। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आया, इन दोनों का तो सम 0, तो नेट फोर्स केवल किसके इक्वल आया, एफ ए डैश प्लस एफ बी डैश। तो इस सिस्टम के हिसाब से एफ ए डैश कौन सा है, एक्सटर्नल, अरे एफ बी डैश भी कौन सा है, एक्सटर्नल।
तो नेट फोर्स किसके इक्वल आया? वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम, या यूं बोल सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब अगर आपको सिस्टम पर नेट फोर्स देखना है तो आप उस पर लगने वाला केवल कौन सा फोर्स देखो? एक्सटर्नल फोर्स देखो। इंटरनल फोर्स तो बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उनका वेक्टर सम 0 आएगा। तो नेट फोर्स अगर इस सिस्टम पर देखना है तो आप केवल उस पर एक्सटर्नल फोर्स देखो और पता लगा ए पर एक्सटर्नल नहीं लगा, बी पर भी एक्सटर्नल नहीं लगा, तो क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स भी 0 और इंटरनल फोर्स भी 0, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। और जब ए और बी दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो 0 हुआ ही हुआ, नेट फोर्स भी 0 हो गया। तो एक्चुअल में जो अपन बोलते हैं सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स, बेसिकली वो क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो मैं अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूं भी बोल सकता हूं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम बोले तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम is equal to the rate of change of linear momentum of that system. If external force is 0 बोले तो net force is 0, तो momentum of this system remains constant. तो ये बहुत गजब की बात मैंने यहाँ पर बोल दी है कि जब भी किसी सिस्टम पर आपको नेट फोर्स देखना है तो सिस्टम के जो मेंबर्स है आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उनको देखो ही मत, क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स है, वो तो बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। आप केवल कौन सा फोर्स देखो? उस पर लगने वाला केवल कौन सा फोर्स देखो? एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। और एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। तो ये नेट फोर्स बेसिकली क्या है? एक तरह से नेट एक्सटर्नल फोर्स ही है। तो अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब अपन इस लीनियर मोमेंटम पर बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बस एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो सबसे हिट एग्जांपल है उसको अपन देखते हैं, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। कि अपन एक बुलेट को फायर करते हैं गन से। तो देखिए जब बुलेट गन से फायर होता है तो क्या प्रोसेस होता है और अपन क्या चीज उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो लेट अस सपोज ये गन है, एक्चुअल गन तो मेरे पास कभी रही नहीं, ये खिलौने वाली गन की बात कर रहा हूं एक तरह से मैं। ये बुलेट है और गन में शायद ये कोई स्प्रिंग लगी होती है, यह ट्रिगर होता है। तो जब अपन ट्रिगर प्रेस करते हैं तो फिर एकदम कट की आवाज आती है। तो जब ट्रिगर प्रेस करते हैं तो क्या होता होगा? ये स्प्रिंग कंप्रेस होती होगी और जैसे ही ट्रिगर कट बोलता है आवाज आती है, स्प्रिंग छूटती होगी। तो स्प्रिंग क्या करती है? इस बुलेट पर फोर्स लगाती है। तो जैसे ही स्प्रिंग ने बुलेट पर फोर्स लगाया तो बुलेट आगे जाएगी, तो बुलेट थोड़ी छोड़ेगी। बुलेट बोलेगी अरे स्प्रिंग ने मेरे पे फोर्स लगाया, तो मैं स्प्रिंग पर फोर्स लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड में से हम डायरेक्शन में अपोजिट। तो क्या होगा? इस बुलेट पर ये स्प्रिंग फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट तो आगे जाती है, और ये बुलेट स्प्रिंग पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो स्प्रिंग किसके अंदर है? गन के अंदर। तो गन किधर जाती है? पीछे। अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जब फायर करते हैं तो बुलेट ही आगे जाती है, गन तो कहां पीछे आती है? तो गन पीछे आती है। बेसिकली जो चलाने वाला है, फायर करने वाला है, उसको जर्क आता है, वो होल्ड करके रखता है, इसलिए वो आपको पीछे जाती हुई नहीं दिखती। लेकिन जैसे अगर वो फायर करके छोड़ दे तो बुलेट किधर, सॉरी गन किधर जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। तो एक चीज गौर फरमाना, अगर अपन फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन पर बात करें और जस्ट बिफोर फायरिंग और जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात करें, क्योंकि फायर करने के बाद तो पता नहीं और बहुत सारे फोर्सेस लग जाएंगे, तो जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात करते हैं। तो बुलेट से जब आप गन से जब आप बुलेट को फायर करते हो
तो गन बुलेट पर फोर्स लगाती है, बुलेट गन पर फोर्स लगाती है। इस सिस्टम पर बाहर से और कोई फोर्स नहीं लगता। हाँ, जब ये बुलेट आगे चल जाएगी फिर बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं जस्ट आफ्टर फायरिंग, बोले तो तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में नहीं आए, विस्कस फोर्स पिक्चर में नहीं आया, बुoyancy फोर्स पिक्चर में नहीं आए। बस पिक्चर में कौन आया कि इस बुलेट पर केवल किसकी वजह से फोर्स लगा है, गन की वजह से। तो जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात करूंगा तो बुलेट से जब गन से आपने बुलेट को फायर किया तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया। इस सिस्टम पर अगर मैं गन प्लस बुलेट, अगर मैं गन और बुलेट दोनों को मिलाकर एज अ सिस्टम ले लूं, दोनों को मिलाकर एज अ सिस्टम ले लूं तो पता लगता है इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। और जब इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्योंकि आपने अभी भी बोला है इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज zero, if external force acting on a system is zero then momentum of system remains conserved। तो पता लगा गन ने बुलेट पर लगाया, बुलेट ने गन पर लगाया। तो बोले तो जब बुलेट को आप फायर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बुलेट प्लस गन का सिस्टम, बुलेट प्लस गन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मींस क्या कहना चाह रहे हैं, momentum of gun plus bullet system just before firing, बोले तो फायर करने से ठीक पहले इस सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम जस्ट आफ्टर फायरिंग। जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में तो हो सकता है और दूसरे फोर्सेस लग जाए, घर के अलावा और भी दूसरे फोर्सेस लग जाए। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बस जस्ट फायर करने के ठीक बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम जस्ट आफ्टर फायरिंग इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो लेट अस सपोज ये गन है, बुलेट इसके अंदर रखा हुआ है, मैं फायर कर रहा हूं, अभी मैं रुका हुआ हूं तो पिस्टल भी रेस्ट पर है, पिस्टल रेस्ट पर है तो बुलेट गन रेस्ट पर है तो बुलेट भी रेस्ट पर है। तो इसका मतलब जस्ट बिफोर फायरिंग दोनों के दोनों रेस्ट पर है, और जब दोनों के दोनों रेस्ट पर है तो बुलेट का मोमेंटम भी जीरो और गन का मोमेंटम भी जीरो। तो यह अपन एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि फायर करने से पहले पिस्टल गन रुका हुआ है, ठीक है, तो बुलेट और गन दोनों रुके हुए, मैं भागते हुए फायर नहीं कर रहा, मैं भागते हुए फायर नहीं कर रहा, मैं रुके खड़ा होकर फायर कर रहा हूं। तो अभी हाल फिलहाल दोनों का मोमेंटम जीरो है, तो जस्ट बिफोर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम भी जीरो, गन का मोमेंटम भी जीरो, इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग। जैसे फायर करूंगा तो इस पर फोर्स लगेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और जब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी तो इसके पास मोमेंटम भी आ जाएगा। इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसके पास वेलोसिटी आई, तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगा तो गन के पास भी वेलोसिटी आ जाएगी, बोले तो गन के पास भी क्या आ जाएगा, मोमेंटम। तो जस्ट आफ्टर फायरिंग दोनों चलेंगे, बुलेट भी चलेगा और गन भी चलेगा। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, तो पता लगा, क्या पता लगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद गन, बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम सेम होगा। जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतने मोमेंटम से गन
पीछे आएगी क्योंकि उसका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर फायरिंग इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो वीबी वेक्टर अपॉन वीजी वेक्टर, या चलो मैग्नीट्यूड की बात करूं, मास का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो mb vb इक्वल टू mg vg, तो mb अपॉन vg इक्वल टू mg अपॉन mb। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्या गौर फरमाइए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऊपर है लेकिन बुलेट का मास नीचे, गन की वेलोसिटी नीचे तो गन का मास ऊपर है। इसका मतलब बुलेट की वेलोसिटी बुलेट के मास का उल्टा, गन की वेलोसिटी गन के मास का उल्टा, मींस जो वेलोसिटी है वो मास का उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है, गन का मास क्या होगा बुलेट के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। बुलेट तो बहुत हल्की फुल्की होती है, गन हैवी होती है, तो गन का मास क्या होगा बुलेट के मास का बहुत ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से क्या होगी, बहुत कम होगी। और यही वजह की जब अपन फायर करते हैं बुलेट तो बहुत तेज चलती है और गन थोड़ा सा धीरे पीछे आती है, तो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गन का मोमेंटम बुलेट के मोमेंटम से कम होगा, नहीं, गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम तो सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा, लेकिन P इक्वल टू mv होता है, तो P तो दोनों का सेम है, तो नो डाउट जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मोमेंटम तो दोनों को सेम मिलेगा, लेकिन बुलेट की मास कम होता है इसलिए बुलेट बहुत तेजी से चलता है, और गन का मास बहुत ज्यादा होता है तो गन थोड़ा सा पीछे आता है। और जो गन की जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पीछे आने का जो वेलोसिटी उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, mb अपॉन mg मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसी पर बस एक और एग्जांपल है, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, तो एक बॉम्ब है और पता लगता है एकदम ही अचानक ब्रेक हो गया, इसके फ्रेगमेंट में इसके पीसेस में ब्रेक हो गया सडनली। मैंने इस पर कोई हैमर वुड नहीं मारा, ये अचानक ही फूट गया और पता लगा ये 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, हाल फिलहाल में 2 में मान रहा हूं, 2 में ब्रेक हो गया। तो पता लगा बॉम्ब एक्सप्लोजन पर, बॉम्ब पर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो फट गया। तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ बॉम्ब या सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। सिंपलिसिटी के लिए अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब रेस्ट पे था, और जब बॉम्ब रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम कितना था, 0, और एकदम ये एक्सप्लोड होगा और ये 2 फ्रेगमेंट में 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। तो अब सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों पीसेस के मोमेंटम का वेक्टर सम
अगर ये 3 पीसेस में ब्रेक होता तो उन तीनों पीसेस के मोमेंटम का वेक्टर सम होता। तो P1 वेक्टर इक्वल टू माइनस P2 वेक्टर। इसका मतलब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों फ्रेगमेंट के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इसका मतलब अगर एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, कि दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है। लेट अस सपोज इसका मास m1 वेलोसिटी v1 है और इसका मास m2 वेलोसिटी v2 है, तो साफ पता लग गया दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो अगेन आप देख लो 1 1 2 2, तो वेलोसिटी जो है वो मास का रेसिप्रोकल है। जिस फ्रेगमेंट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे ये भी एक तरह से एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब है। बुलेट और गन दोनों एक साथ, गन बुलेट के अंदर ही थी, दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे ही फायर किया दोनों अलग अलग हो गए। तो ये दोनों टुकड़े भी तो पहले एक साथ ही थे, इसके साथ ही तो थे, अंदर ही तो थे, एकदम एक्सप्लोड हुआ तो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर बुलेट और गन दोनों अलग अलग हो गए। तो वो का वही सिस्टम यहाँ पर है, ये का ये सिस्टम वहां पर है। लेकिन बुलेट और गन तो केवल 2 ही पार्ट में टूटते हैं, लेकिन ये बॉम्ब मोर देन 2 पार्ट में भी ब्रेक हो सकता है। और जब ये मोर देन 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो क्या होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, जितने भी पार्ट में ये ब्रेक होगा उन सबके मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब अपन एक टॉपिक देखते हैं जिसको अपन बोलेंगे इंपल्स। रब कर दिया जाए तो अब अपन बात करते हैं अबाउट इंपल्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, मोमेंटरी लगाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए लगाते हैं और पता लगता है बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी का मोमेंटम एकदम रैपिडली चेंज हो गया। तो उस केस के अंदर जब हम बॉडी पर फोर्स बहुत कम टाइम लगाकर उसका मोमेंटम वेलोसिटी अच्छी खासी चेंज करते हैं, तो हम बॉडी पर लगने वाले फोर्स की बात नहीं करते। हम ये नहीं देखते उस पर कितना फोर्स लगाया, हम ये देखते हैं उस फोर्स का क्या इफेक्ट आया है। तो हम उस केस के अंदर फोर्स को कंसीडर ना कर इफेक्ट ऑफ फोर्स कंसीडर करते हैं। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स बहुत कम देर पर फोर्स लगाकर उसका चेंज इन मोमेंटम देखते हैं, तो अब उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो अपन फोर्स को न देखकर इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखेंगे और उस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। मींस जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर, थोड़ी सी देर के पर फोर्स लगाने पर उसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो हम ये देखेंगे कि उसका मोमेंटम कितने से चेंज हुआ है और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम कब बहुत थोड़ी सी देर के लिए फोर्स लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको किक मारना, फुटबॉल रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो आप किक मारते हैं, तो क्या होता है, आप फुटबॉल के साथ साथ आपकी लेग जाती है क्या, नहीं, अपन किक थोड़ी सी देर के लिए लगाते हैं, बोले तो फोर्स थोड़ी सी देर के लिए लगाते हैं और उसका मोमेंटम एकदम क्या हो जाता है, रैपिडली चेंज हो जाता है। वसीम अकरम बॉल करता है और तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव मारता है, तो गेंद बहुत तेज स्पीड से आती है 140-145 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा तेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो पता लगा बॉल ने तो बैट को थोड़ी सी देर के लिए हिट किया था, लेकिन उसका मोमेंटम क्या हो गया, बहुत रैपिडली चेंज हो गया। तो फोर्स लगा थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन उसका मोमेंटम अच्छा खासा चेंज हुआ। तो हम इस ड्यूरेशन में ये बात नहीं करते कि फोर्स कितना लगा, हम उस केस पे बात करते हैं कि उसका मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, इस फोर्स का क्या इफेक्ट आया। तो उस फोर्स का जो इफेक्ट आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। अब अपन एक तरह से बोलते हैं कि जब बॉडी पर फोर्स लगा, फोर्स बहुत थोड़ी सी देर के लिए लगा,
तो हमने बॉडी को क्या प्रोवाइड कर दिया, इंपल्स प्रोवाइड कर दिया, एकदम उसको जर्क प्रोवाइड कर दिया, एकदम उसको आवेग प्रोवाइड कर दिया, एकदम उसका मोमेंटम बहुत कम टाइम के अंदर ही अच्छा खासा चेंज कर दिया। तो अब अपन बोलेंगे कि जब बॉडी पर फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा तो हमने उसको कितना इंपल्स प्रोवाइड किया। तो इंपल्स किसके इक्वल होगा कि आपने जो फोर्स लगाया है और फोर्स कितनी देर के लिए लगाया है उस टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो इंपल्स गिवन टू द बॉडी क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, और ये टाइम इंटरवल कौन सा है, जितनी देर आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाया है। तो नो डाउट आपने जब बॉडी पर फोर्स लगाया है तो फोर्स क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा। तो पूरी दुनिया जानती है फोर्स किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, dq वेक्टर बाय dt, dt कैंसिल। तो इंपल्स किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो अपन इसी को मेजर करेंगे, इसी को मेजर करेंगे। तो जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो फोर्स की वैल्यू नहीं निकालकर अपन निकालते हैं उसका इफेक्ट कि उस फोर्स ने कितना इफेक्ट डाला, इट्स मींस उसका मोमेंटम कितने से चेंज हुआ। तो पता लगा इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आपने बोला एज इंपल्स given to the body is equal to the change in momentum, is equal to the change in momentum. This is called impulse momentum थ्योरम। तो इसी को अपन क्या बोलते थे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। अब अगर अपन यूनिट ऑफ इंपल्स की बात करें, यूनिट ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन, यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड, और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स देखना चाहें तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है मेरे भैया, m1 l1 t-2, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम t1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा, m1 l1 t-1। तो ये तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम हो गया। तो इंपल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो आज की क्लास में इतना सा अपन टीच करते हैं, इतना सा ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो हवा भी नहीं लगेगी कि क्या बला है ये। तो नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, जो किसके बारे में होगी, अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।